तकरीबन 51 इंजरीज थी, 18 घाव, वो भी शार्प एज्ड वेपन से किए गए थे। लगातार पिटाई और फिर शरीर को घसीट कर नाले में फेंक देना। ये किसी युद्ध क्षेत्र का सीन नहीं था, ये भारत की राजधानी दिल्ली थी। तारीख थी 25 फरवरी 2020 और जिस 26 साल के युवक को इतनी बेरहमी के साथ में मारा गया था उसका नाम था अंकित शर्मा। 6 साल के बाद यानी 31 जुलाई 2026 को दिल्ली की कोर्ट ने एक्स आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन और उसके 4 साथियों जावेद, अनस, नाजिम और कासिम को रिगोरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया है। प्रोसिक्यूशन ने तो डेथ पेनल्टी की मांग की थी, लेकिन ये कहानी केवल ताहिर की सजा तक सीमित नहीं रहती है। आज हम समझेंगे कि किस प्रकार से कोर्ट ने यह सिद्ध माना है कि सीएए विरोध में दिल्ली के दंगों तक कौन सा नेटवर्क सामने आया और इस पूरे के पूरे नैरेटिव को हवा देने की पॉलिटिकल और सेलिब्रिटीज इकोसिस्टम की अकाउंटेबिलिटी क्या बनती है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से इसी आम आदमी पार्टी का सरगना अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने के लिए जंतर मंतर पर अपने कॉकरोच भेजता है और उसी के गुंडे आकर पूरे के पूरे जंतर मंतर को हाईजैक कर लेते हैं और ना केवल सरकार को बल्कि आर्मी को, पुलिस वालों तक को भी माँ बहन की गाली देते हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जो सबको इस बात का सबक सीखने की बात करती है कि आप लोग क्यों आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट देते हैं, और यही सबसे ज़्यादा अपराध दिल्ली के अंदर करके भागी हुई है। इस पूरे के पूरे नैरेटिव के ऊपर चर्चा करेंगे और बात करेंगे किस प्रकार से अदालत ने आम आदमी पार्टी हो या इस तरीके जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो देश को जलाकर राख करना चाहती हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर उन टुकड़ों के ऊपर अपना राज स्थापित करना चाहती हैं, उनके चेहरे के ऊपर कितना बड़ा तमाचा मारा है। अब सीधे ही पॉइंट पर आते हैं। सीएए ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई माइग्रेंट्स के लिए सिटीजनशिप का रास्ता बनाया था। इस कानून ने किसी भी एग्जिस्टिंग इंडियन मुस्लिम की सिटीजनशिप कैंसिल नहीं की थी। एनआरसी एक अलग प्रोसेस था और तब नेशन वाइड एनआरसी लागू करने का कोई भी डिसीजन तक नहीं हुआ था। फिर भी नैरेटिव इस प्रकार का चलाया गया कि मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं दिखाए या पूरे नहीं हुए तो इनको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। कानून का विरोध करना अधिकार था, लेकिन इसी में ही डर फैलाना, सड़कों को रोक देना, उस पर माहौल को पूरी तरीके से कम्युनल वायलेंस तक पहुंचा देना, ये किसी का अधिकार नहीं हो सकता है। दिसंबर 2019 से ही शाहीन बाग मॉडल पर अलग अलग प्रोटेस्ट साइट किए गए थे। औरत है लेकिन उससे पहले इंडियन भी तो हैं, इंडिया के सिटीजन्स तो हम भी हैं। जब सिटीजनशिप हमसे ली जाएगी तो उसमें औरत है, इस वजह से हमें छोड़ तो नहीं दिया जाएगा ना। फरवरी 2020 में जाफराबाद, चांदबाग और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में टेंशन काफी तेजी से बढ़ रहा था। 23 से 26 फरवरी के बीच में काफी सारे राइट्स हुए थे। ठीक उसी समय पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत में ही था। Namaste. Namaste. इन दंगों में 53 लोग मारे गए और बहुत सारे घायल हुए, लेकिन अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट की फाइंडिंग एकदम क्लियर है। जिस अनलॉफुल मॉब ने अंकित को मारा है वो हिंदुओं के खिलाफ नफरत के साथ में इकट्ठी हुई थी। ये किसी मीडिया के शब्द नहीं है, ये किसी संस्था के शब्द नहीं है, बल्कि अदालत खुद ये कहती है कि ये पूरी की पूरी जो भीड़ है वो हिंदुओं के खिलाफ नफरत के साथ में इकट्ठा हुई थी। ये पॉइंट आप हमेशा के लिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 25 फरवरी की शाम को लगभग 5 बजे अंकित को चांदबाग पुलिया के पास में घेर लिया गया था। घर वालों के द्वारा बताया ये जा रहा है कि अंकित सुलह करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी भीड़ ने उनको पुलिया के पास में घेर लिया। आई विटनेस के अनुसार मॉब ने उनको 5 से 10 मिनट तक लगातार बेरहमी के साथ में पीटा था। शार्प वेपन से उनके ऊपर हमला किया गया था। बॉडी को बाद में नाले में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम में 51 एक्सटर्नल इंजरीज मिली हैं।
फेफड़े और ब्रेन तक घातक चोटें मिली हैं और बॉडी से अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो रही थी और पोस्टमार्टम में बताया गया कि उसी के कारण से उनकी मौत भी हुई है। इस ट्रायल में तकरीबन 91 विटनेस सामने आए। पकड़े गए सभी आरोपियों में से 5 को कन्विक्टेड माना गया, यानी कोर्ट ने हर एक आरोपी के खिलाफ एविडेंस अलग अलग चेक किए। कोर्ट ने माना कि ताहिर उस समय पर आर्म्ड अनलॉफुल मॉब का हिस्सा था, वो उसको लीड कर रहा था, उसका नेतृत्व कर रहा था, जिसका कॉमन ऑब्जेक्ट ही था कि हिंदुओं पर हमला किया जाए, रायट्स किए जाएं, लूट की जाए और पूरी तरीके से इन लोगों को दिल्ली से खदेड़ दिया जाए। सेक्शन 149 के अनुसार कॉमन ऑब्जेक्ट वाली मॉब का सदस्य ये कह करके नहीं बच सकता कि फाइनल ब्लो किसी दूसरे ने मारा है। इसी आधार पर ताहिर और 4 दूसरे आरोपियों को मर्डर का दोषी माना गया है। जांच के दौरान ताहिर की बिल्डिंग से स्टोन्स मिले हैं, ब्रिक्स मिले हैं, वहीं से आपको दीवार पर लगी हुई काफी सारी गुलेल मिलती हैं और वहीं के वीडियोस में आपने देखा होगा कि पेट्रोल फील्ड बोतल्स भी बरामद हुई थी। ताहिर ने दावा किया है कि उसने पुलिस, जर्नलिस्ट और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मदद के लिए कॉल किया था, लेकिन कोर्ट ने उसके विक्टिम होने वाले डिफेंस को एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ताहिर हुसैन की ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियोस हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। प्रोसिक्यूशन ने 51 जो इंजरीज हुई हैं या फिर जो रिलीजियस टारगेटिंग और क्राइम की ब्रुटैलिटी बताई है, उसके आधार पर उन्होंने फांसी मांगी है। कोर्ट ने अपराध को अत्यंत क्रूर और शॉकिंग तो माना है, लेकिन किस आरोपी ने कौन सा फेटल ब्लो मारा है ये इंडिविजुअली अभी तक फिक्स नहीं हो पाया। कन्विक्शन एक्चुअली सेक्शन 149 के कॉमन ऑब्जेक्ट पर थी और प्रोसिक्यूशन ये भी एस्टेब्लिश अभी नहीं कर पाया है कि कन्विक्ट्स में रिफॉर्म की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टैंडर्ड पूरी तरीके से नहीं माना गया। ये जो सारी चीजें हैं ये कानून की पेचीदगियां हैं जिनको हम और आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं और हम ये भी समझते हैं कि कानून किन लोगों के हाथ की कठपुतली है और कौन लोग इसको अच्छे से खेलना और खिलाना जानते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो काफी नहीं है, लेकिन परिवार को 5 लाख रुपए कंपेंसेशन का ऑर्डर जो हुआ है ये भी एक बहुत ही भद्दा मजाक है और हम सभी को इसके खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए। अब इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से दिल्ली को जलाने के प्लान्स बार बार होते रहे हैं और वही लोग बार बार अभी भी आंदोलनों में शामिल होते हैं। इसके लिए हमें दिल्ली राइट्स की जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है इसकी FIR नंबर 59 पर जाना चाहिए। यहीं पर उमर खालिद, शर्जील इमाम, खालिद सैफी और दूसरे बहुत बड़े बड़े नाम सामने आते हैं। इस केस का ट्रायल अभी चल रहा है, लेकिन जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने जब उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल देने से इनकार कर दिया था, वहीं से हमें पता लग जाता है कि ये मामला कितना रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। कोर्ट ने इन सभी के रोल को प्रथम दृष्टया सेंट्रल और फॉर्मेटिव माना है, यानी कि प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में ये केवल प्रोटेस्ट में शामिल सामान्य चेहरे नहीं थे, बल्कि प्लानिंग, मोबिलाइजेशन और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन से भी जुड़े हुए सबसे मेन किरदार यही लोग थे। प्रोसिक्यूशन की टाइमलाइन के अनुसार 7 दिसंबर 2019 को जंतर मंतर पर सोशल मीडिया के माध्यम से मास मोबिलाइजेशन और चक्का जाम की स्ट्रैटेजी पर चर्चा हुई थी। इसके बाद में अलग अलग डिजिटल ग्रुप्स और प्रोटेस्ट साइट्स तैयार किए गए थे। आरोप ये भी है कि पहले मुस्लिम डोमिनेटिंग एरियाज जो हैं उनमें रोड ब्लॉक की गई और फिर ब्लॉकेड्स को मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले इलाके की तरफ बढ़ाया गया, जहां पर कम्युनल क्लैश की पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो सकती हैं। यानी कि एक पूरी तरीके से बनाया गया पैटर्न था, पहले प्रोटेस्ट साइट और फिर उसके बाद में चक्का जाम, उसके बाद में कन्फ्रंटेशन और सबसे लास्ट में वायलेशन। 8 जनवरी 2020 को शाहीन बाग स्थित PFI ऑफिस में हुई एक मीटिंग इस केस को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक्स देती है। प्रोसिक्यूशन के अनुसार ये मीटिंग खालिद सैफी ने ऑर्गेनाइज की थी और इसमें उमर खालिद और ताहिर हुसैन शामिल हुए थे। शर्जील इमाम के ऊपर रोड ब्लॉकेड को स्ट्रैटेजिक वेपन बनाने, एसेंशियल रूट्स रोकने और PFI के द्वारा दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को मोमेंट से जोड़ने का आरोप लगा। उसका आसाम को बाकी भारत से काटने वाला जो स्पीच है ना, वो पहले ही पूरे देश के सामने आ चुका था। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा, फौज को काटना हमारी जिम्मेदारी। उमर खालिद के 17 फरवरी के अमरावती स्पीच को भी इसी टाइमलाइन के साथ में रखा गया है। डरिए मत,
नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए। हर जुल्म के खिलाफ बोलिए। प्रोसिक्यूशन ये बताता है कि ट्रंप की 24 और 25 फरवरी की इंडिया विजिट के दौरान लोगों को सड़कों पर उतार करके इंटरनेशनल लेवल पर ये नैरेटिव बनाना था कि भारत में माइनॉरिटीज़ सुरक्षित नहीं है। वहीं पर कुछ माइनॉरिटीज़ की हत्या भी कर दी जाती और बताया जाता कि देखिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मोदी के राज में मुसलमानों को किस प्रकार से मार रहे हैं। अब इन सारी की सारी डेट्स को जोड़िए, इन सारे के सारे पॉइंट्स को जोड़िए। 17 फरवरी का स्पीच, 23 फरवरी से टेंशन, 24 और 25 फरवरी को ट्रंप भारत में है और 25 फरवरी को अंकित शर्मा की हत्या हो जाती है। प्रोसिक्यूशन इसी टाइमलाइन को भारत की इंटरनल इमेज को डैमेज करने वाली स्ट्रैटेजी से जोड़ता है और इस पूरी की पूरी चेन में पीएफआई का नाम बार बार क्यों आ रहा है। सितंबर 2022 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफआई और उसके एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगाया। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में वायलेंट रेडिकलाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के खिलाफ एक्टिविटीज और इससे जुड़े हुए कुछ काडर्स के आईएसआईएस और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में लिंक का भी उल्लेख किया गया है। तो सवाल सीधा सीधा सा है कि सीएए प्रोटेस्ट की स्ट्रेटेजी वाली जो मीटिंग पीएफआई ऑफिस में ही क्यों होती है? खालिद सैफी, उमर खालिद और ताहिर हुसैन उसी मीटिंग के आसपास क्यों दिखाई दे रहे हैं? शरजील पीएफआई को मोमेंट में जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहा था? और डिसिसिव मोबिलाइजेशन के लिए ट्रंप की इंडिया विजिट का टाइम ही क्यों चुना गया था? अवेलेबल प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड में फॉरेन एंगल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही इंटरनेशनल टाइमिंग है। भारत के भीतर वायलेंस हो, विदेशी मीडिया उस पर सवाल उठाए, हिंदुस्तान को घेरे, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया को माइनॉरिटी ऑपरेसर्स के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। भारत विरोधी इंटरनेशनल इकोसिस्टम को इससे कितना फायदा मिलता, ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आते हैं हम एक्टर, एक्ट्रेसेस, रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया की उन सेलिब्रिटीज़ के ऊपर जिन्होंने हर एक आंदोलन में एक महती भूमिका अदा की है। आज अदालत ने कह दिया कि ताहिर हुसैन अपराधी था। इन लोगों ने हिंदुओं को टारगेट करते हुए ही ये पूरी की पूरी हिंसा की थी। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का नेता है। केजरीवाल वहां पर भी एक्टिव था, केजरीवाल आगे भी एक्टिव रहता है। लेकिन जो जो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ वहां उन आंदोलनों में एक्टिव थी, वही क्यों बार बार अगले सारे के सारे जितने भी आंदोलन हो रहे हैं उन सब में एक्टिव है? और आम आदमी पार्टी से संबंधित लोग ही इस प्रकार के आंदोलन क्यों करते हैं? इनको भी समझना बहुत जरूरी है। स्वरा भास्कर से लेकर के फरहान अख्तर हो, अनुराग कश्यप हो, हुमा कुरैशी, नंदिता दास और बहुत सारे ऐसे ही पॉपुलर फेसेस सीएए विरोध में पब्लिकली सामने उतरते हैं। रेडियो जॉकी से लेकर के इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज ने भी उस समय पर सिटीजनशिप छीनने वाला डर बार बार एम्पलीफाई किया था। करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। सबको साथ आने की घड़ी आ गई है, एक आवाज़ की, और एक वोट में कितनी ताकत होती है वो दिखाने की भी बात आ गई है। रिलीजन के नाम पे भेदभाव नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हो? अगर आप 5 रिलीजन का नाम लेते हो और एक का नहीं लेते। इन लोगों से सवाल होना चाहिए कि क्या इन्होंने सीएए का एक्चुअल टेक्स्ट कभी पढ़ा भी है जिंदगी में? क्या इन्होंने बताया कि सीएए किसी इंडियन मुस्लिम की सिटीजनशिप कैंसिल नहीं करता? क्या इन्होंने रोड ब्लॉकेड्स को कंडेम कभी अपनी लाइफ में किया? क्या राइट्स के बाद में अंकित शर्मा या फिर दिलबर नेगी और दूसरे जितने भी हिंदू लोग मरे हैं, सारे के सारे विक्टिम्स, उन लोगों के लिए कभी इतनी ही मजबूती से आवाज उठाई है? लाखों फॉलोवर्स वाले सेलिब्रिटीज केवल एंटरटेनर नहीं रहते हैं, वो एक ओपिनियन मेकर बन जाते हैं। यदि उसके शब्दों से फियर और एंगर बढ़ता है तो वो ये कह करके पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से नहीं बच सकते कि उसने केवल पीसफुल प्रोटेस्ट सपोर्ट किया था।
सवाल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी नहीं है, नैरेटिव बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। आप आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर आइए। ताहिर हुसैन कोई रैंडम आदमी नहीं है, वो दिल्ली की रूलिंग पार्टी का इलेक्टेड काउंसलर था। एफआईआर के बाद में आम आदमी पार्टी ने उसे सस्पेंड किया और केजरीवाल ने कहा कि यदि उसकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति दोषी होगा तो उसको डबल पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की फुल बैकिंग आज भी ताहिर हुसैन के साथ में है। और ताहिर हुसैन को जब भी सजा मिलती है तब आम आदमी पार्टी उसको छिपाने की कोशिश करती है। आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए दिल्ली के उस आंदोलन में जिसमें कि हिंदू मुस्लिम सब मारे गए थे, आज तक उसके ऊपर कभी माफ़ी नहीं मांगी और उसी तरीके के आंदोलन आज भी वो दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। और वहाँ पर भी किसी प्रकार से हो सके पुलिस के ऊपर हाथ उठाओ ताकि पुलिस कहीं पर भी फायर कर दे, 2-4 लोग मारे जाएं और इस आंदोलन को फिर से हिंसक बनाया जा सके। लेकिन आजकल के जो चूजे हैं वो बहुत जल्दी अपना इतिहास भूल जाते हैं। दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हिंसाएं हुई हैं वो उन सब को भूल चुके हैं। आज जंतर मंतर जुलाई 2026 में जब केजरीवाल, सीजेपी और सोनम वांगचुक पेपर लीक के प्रोटेस्ट को लेकर पहुंचते हैं तो वो लोगों को ये नहीं बताते कि 20 लाख बच्चे ऑलरेडी एग्जाम में बैठ चुके और 11,21,000 बच्चे क्वालिफाई भी कर चुके हैं। वो केवल और केवल डिमांड के पीछे एक हिंसा का प्लान लेकर के बैठे हुए थे कि किसी भी प्रकार से गोली चल जाए और हम दिल्ली को एक बार फिर से नेपाल बनाने का जो मंसूबा लेकर के बैठे हुए हैं उसमें कामयाब हो सकें। ताहिर हुसैन के मामले में आए इस फैसले ने पूरी दुनिया के सामने इन रंगे सियारों को एक्सपोज तो कर दिया है। दुनिया की समझ में ये बात आए या ना आए, लेकिन पढ़े लिखे और समझदार लोगों की समझ में ये बात आती है। आप लोगों की समझ में बात आती है अथवा नहीं आती है, ये हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और इसी प्रकार से 2.5 मोर्चे के इस चक्रव्यूह में छिपे हुए इस आधे दोगले मोर्चे को समझने के लिए हमारी पुस्तक 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह अवश्य पढ़ें, जिसके साथ में हम डिलीवरी फ्री दे रहे हैं, एक के साथ दूसरी पुस्तक भी फ्री दे रहे हैं। इसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।